हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगें। हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उस लेक्चर में हमने लर्न किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या तथा तरंग सिद्धांत की असफलता प्रायोगिक सिद्धांत को व्याख्या करने में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त हुए थे उनकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असफल क्यों रहा था, इसकी हमने स्टडी की थी। आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम लर्न करेंगे किस प्रकार से आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आपने सीखा होगा। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो हुआ उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या की, तो उससे हमें निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए थे वो हमें ध्यान में रखने चाहिए थे। पहला निष्कर्ष तो ये था कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो तो धातु की सतह पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित होता है तब तो इलेक्ट्रॉनों का धातु की सतह से उत्सर्जन होना होता है, अथवा यदि न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब भी संभव है कि जब न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, वो न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति। पहली कंडीशन तो ये है, जब ये इस आवृत्ति का प्रकाश यानी दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा होता है तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। आरोपित विभवांतर को बढ़ाने पर भी विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। कम करने पर विद्युत धारा कम होती है लेकिन शून्य नहीं होती। अंतर्विभव वहां डिफाइन किया था। अंतर्विभव वह एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव है जिसके एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव किसके सापेक्ष? कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? वो अंतक विभव कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि किस प्रकार से आवृत्ति पर अंतक विभव निर्भर करता है। यदि हम आवृत्ति प्रकाश की जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसको परिवर्तित करें तो आवृत्ति के बदलने पर हमने देखा विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या बदलता है? केवल अंतक विभव बदलता है। क्या बदलता है? अंतक विभव। यदि आवृत्ति आप बढ़ा रहे हो तो आपने देखा था ग्राफ जो प्लॉट किया था हमने, उसमें अंतक विभव का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, उसमें वृद्धि हो रही थी। जैसे ये इस अक्ष पर हमने अंतक विभव लिया हो और यहाँ प्रकाश विद्युत धारा, तो इस प्रकार से ये प्रकाश विद्युत धारा है। तो आवृत्ति अगर आपने जैसे बढ़ाई यहां से तो ये अंतक विभव भी बढ़ गया, लेकिन जो धारा थी उसे देखो, वो जो पिछले वही रही अधिकतम धारा परिवर्तित नहीं। जैसे ये V01, ये V02, तो आवृत्ति तो बढ़ रही है। आवृत्ति के बढ़ने पर विद्युत धारा का मान नियत है लेकिन अंतक विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। किसके साथ? आवृत्ति में वृद्धि के साथ। ये तो F1 आवृत्ति पर है और ये F2 आवृत्ति पर है, जहां F2 बढ़ा है किससे? F1 से। तो ये कुछ हमने अंतक विभव इस अक्ष पर, ये कुछ हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ये थी प्रकाश विद्युत धारा, राइट? ये प्रकाश विद्युत धारा। तो हमने यहां से कुछ जो अभी पढ़ा प्रायोगिक अध्ययन जो किया था, एक तो इसमें कोई कालप्रशता नहीं होती, न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना चाहिए, और यदि आवृत्ति में वृद्धि की जाए तो इसका अंतर विभव परिवर्तित होता है, न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है। तो ये सारी चीजें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की है। आइंस्टाइन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी मैक्स प्लांक सिद्धांत के अनुसार, उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैक्स प्लांक, सबसे पहले मैक्स प्लांक ने क्या थ्योरी दी थी? मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम यांत्रिकी उन्होंने दी थी।
उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रकाश जब भी कहीं पर प्रकाश की क्रिया होती है तो वह कणों के रूप में, कोई भी जो ब्लैक बॉडी है वो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो करती है वो करती है कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में। और वे कणों के रूप में ही तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, कणों के रूप में वो क्या करती है, अवशोषण। जो विद्युत प्रकाश, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण जो आ रहा है उसका अवशोषण और उत्सर्जन कोई भी वस्तु जो करती है वो कणों के रूप में करती है। ठीक है। दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं कणों को, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र जो हमें दृश्यमान होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं कणों को फोटोन कहा गया। क्या कहा गया था? इनको फोटोन कहा गया। और उस फोटोन की जो ऊर्जा है E, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने डिस्कस किया है इसको, E समानुपाती होती है आपतित जो विकिरण है उसकी आवृत्ति की। आवृत्ति में वृद्धि होगी तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका यहां से एक सूत्र बताया था, E बराबर hν। ठीक है। ये एक कण की या एक फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। यदि आप 10 फोटोन की निकालना चाहो तो 10 का गुणा करेंगे। यदि n फोटॉन्स की ऊर्जा की बात करें तो वो सूत्र क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा nhν। इस सूत्र से ज्ञात करेंगे आप। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक आइंस्टाइन बराबर होता है यहाँ n बराबर रख लेंगे 6.023 10⁻23 1 मोल। 1 मोल जो कण है उनकी ऊर्जा आइंस्टाइन कहलाती है। 1 मोल की ऊर्जा, 1 मोल जो फोटॉन्स है उनकी ऊर्जा क्या कहलाती है, आइंस्टाइन कहलाती है। ओके। अब फोटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन की अवधारणा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये सब तो पहले ही बताया हुआ था आपको। फोटॉन की अवधारणा, तो फोटॉन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है? फोटॉन की ऊर्जा होती है E = hν। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E = hν से दी जाती है। निर्वात में फोटॉन की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, अर्थात c के बराबर, c और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब फोटॉन किसी द्रव्य के साथ क्रिया करता है, किसी वस्तु से टकराता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फोटॉन्स की संख्या संरक्षित रहे। जब संघट्य हो रहा है द्रव्य के साथ, किसी मैटर के साथ संघट्य जिस समय हो रहा है, उस समय पर नए फोटॉन का सृजन भी हो सकता है और फोटॉन्स की संख्या कम भी हो सकती है यदि उसने फोटॉन्स का क्या कर लिया हो, अवशोषण कर लिया हो। तो नए फोटॉन भी सृजित हो सकते हैं संघट्य में। द्रव्य से संघट्य के समय फोटॉन संरक्षित नहीं रहते हैं, नए फोटॉनों का सृजन हो सकता है तथा फोटॉनों का अवशोषण भी हो सकता है। अर्थात फोटॉन्स द्रव्य से फोटॉन के संघट्य से फोटॉन की संख्या संरक्षित नहीं रहती है, संघट्य के समय
नए फोटॉनों का निर्माण भी हो जाता है वह फोटॉनों का अवशोषण भी हो जाता है। द्रव्य से संघट्य के समय फोटॉन्स अवशोषित भी हो सकते हैं और नए फोटॉनों का निर्माण भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इनका विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विद्युत उदासीन होते हैं। ये विद्युत उदासीन होते हैं। ये विद्युत उदासीन होते हैं तथा ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से कभी भी विक्षेपित नहीं होते हैं। तो ये आप पॉइंट्स 5 पॉइंट मैंने बताए हैं फोटॉन के रिगार्डिंग, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। मैक्स प्लैंक की थ्योरी समझ में आ गई थी हमें। अब उसके बाद मैक्स प्लैंक की थ्योरी को आगे बढ़ाया था आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने। अथवा हम अपनी थ्योरी अपना स्टार्ट कर सकते हैं कि आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक सिद्धांत के अनुसार या मैक्स प्लैंक की थ्योरी के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता पूर्वक व्याख्या की है। देखें, अब हम पढ़ेंगे यहाँ आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता पूर्वक व्याख्या। आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या। आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या। देखिए क्या कहा था उन्होंने आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की। इनके अनुसार, किसके अनुसार? आइंस्टाइन के अनुसार। इनके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, आप तो समझ में आया होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। कहते ही आपके माइंड में व्यूज आ जाते होंगे। इनके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव दो कणों के मध्य क्रिया
इनके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव दो कणों के मध्य क्रिया से होता है। प्रथम फोटोन और दूसरा द्रव्य कण, दो कणों के मध्य क्रिया से होता है, अर्थात आपतित फोटोन जब धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करते हैं तो फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है। जो फोटोन की ऊर्जा थी कितनी, E बराबर एच न्यू, दो भागों में व्यय हो जाती है। नंबर एक, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में। नंबर दो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। अर्थात यहां से आपके फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, और ये दो भाग बट जाएगी। E बराबर, एक तो कार्यफलन के रूप में मतलब धातु को ऊर्जा, फोटॉन्स की जो ऊर्जा थी वो क्या होगी, जैसे ही ये आपतित होंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो एक तो कार्यफलन में और एक गति ऊर्जा के रूप में। ये है गति ऊर्जा क्या होती है, पीछे पढ़ के आए क्या, K बराबर EV0, जहां V0 क्या है, अंतः विभव, और ये φ0 कार्यफलन के रूप में लिखना चाहे तो H न्यू 0। ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी कहा जाता है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यही है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और इसी के आधार पर आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। ठीक है, तो समझ में आया आइंस्टाइन ने क्या बताया था। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की। इनके अनुसार जो आपतित प्रकाश में आपतित फोटॉन्स हैं, वो धातु सतह पर जब आपतित होते हैं तो उनकी संपूर्ण ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में अर्थात कार्यफलन के रूप में, दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए कहां गए, धातु सतह पर। जैसे फोटॉन्स आपतित हुए, अब प्रकाश का आपतित होना मतलब क्या, फोटॉन्स का आपतित होना है। फोटॉन्स आपतित हुए, इलेक्ट्रॉन जस्ट ठीक सरफेस से बाहर निकल के आ गए। अब इन इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा देने का काम भी तो इसी का है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और एक इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए भी ये ऊर्जा हमारी व्यय होती है, E=hν। तो ये धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो कुल फोटोन की ऊर्जा क्या थी, E=hν। ये दो भागों में बट गई, एक तो गति ऊर्जा के रूप में, दूसरी कार्यफल के रूप में। E बराबर मिल गया हमें K प्लस φ0। K यहाँ गति ऊर्जा है, इसका मान होता है EV0, और φ0 यहाँ पे φ0 कार्यफलन है और कार्यफलन का नाम होगा H न्यू 0। यही हमारा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यही आइंस्टाइन का प्रकाश
विद्युत समीकरण है। यही आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं आइंस्टाइन ने किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। ये तो भी आपको पता लग गया कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या आया था। E बराबर, वहां से E का हमारा h न्यू दो भागों में बट गया था वो, एक तो गति ऊर्जा EV0 प्लस एक ये h न्यू 0 कार्यक्रम के रूप में। ये क्या थी इसकी गति ऊर्जा, आप K लिख सकते हो इसको K। तो K बराबर क्या होगा, यहां से देखो K बराबर E माइनस h न्यू 0, और E को क्या लिख सकते हो, E को लिख सकते हो h न्यू h माइनस h न्यू माइनस h न्यू 0, h कॉमन है यहाँ, तो A बराबर K बराबर आ गया h कॉमन ले लिया न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, अब देखिए गति ऊर्जा पर आवृत्ति का प्रभाव। इनका गति ऊर्जा, ये तो ध्यान है आपको कि गति अगर यहां पर यदि न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 हो जाए तब तो ठीक है, अगर न्यू 0 से लेस हो जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होना संभव ही नहीं है। यदि न्यू लेस देन न्यू 0 हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। गति ऊर्जा कभी ऋणात्मक होती नहीं है। गति ऊर्जा आपने पढ़ा है कभी ऋणात्मक हो, गति ऊर्जा स्वयं कैसी होती है, ऋणात्मक, जो कि असंभव है। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब कि तरंग सिद्धांत ये नहीं कह रहा था, वो तो क्या कह रहा था, तीव्रता बता रहा था, अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। देखो यहाँ से न्यू क्या आ रहा है, न्यू लेस देन न्यू 0 है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ से गति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक मिलेगी। देखो न्यू 0 बड़ा हो जाएगा तो ऋणात्मक बड़ी हो जाएगी, तो गति ऊर्जा ऋणात्मक, गति ऊर्जा का ऋणात्मक होती नहीं, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं हो सकती। कब, जब न्यू लेस देन 0 हो। तो मैंने यही लिखा है, अर्थात धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात गहरी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित होगा तब तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहां से तो यदि देखो न्यू 0 तो नियत है और h नियतांक है, तो ये k किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर। उत्सर्जित, इसको लिख देंगे, ये हो गया दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर की गति ऊर्जा पर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की
गतिज ऊर्जा पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश अर्थात फोटोन की आवृत्ति, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की अर्थात फोटोन की आवृत्ति का प्रभाव। देखो इसको समीकरण डाल देते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है, सॉरी के क्या है, समानुपाती है किसके, आपतित प्रकाश के अर्थात आपतित फोटोन की आवृत्ति के। तो ये समानुपाती है अर्थात गतिज ऊर्जा जितनी आवृत्ति अधिक होगी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखो पहला पॉइंट तो ये कि उत्सर्जन ही नहीं हो सकता था, यदि ये न्यू लेस देन न्यू जीरो है तो प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना संभव नहीं है। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित होगा तब तो धातु के स्तर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अगर कम का आपतित हो रहा है तो धातु स्तर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं जो अंतर्विभव था, अंतर्विभव किस पर निर्भर करता है। उसने तो कहा वहां अंतर्विभव को कोई रिलेशन दिया ही नहीं था, यहाँ अंतर्विभव देखेंगे हम कि अंतर्विभव किस पर निर्भर करता है। और जबकि प्रायोगिक साक्ष्य कह रहा था कि आवृत्ति वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा के बारे में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अंतर्विभव परिवर्तित हो जाता है। तो अंतर्विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। थर्ड पॉइंट, अंतर्विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। तो जो अभी समीकरण लिखा था आपने, अंतर्विभव की बात की जा रही है, ठीक है। आवृत्ति का प्रभाव बात करेंगे किस पे, अंतर्विभव। तो जो समीकरण था जैसे E था h न्यू बराबर k EV0 प्लस फाई h न्यू 0। मुझे ये देखना है, तो EV0 बराबर हम लिख सकते हैं h न्यू, h को कॉमन न्यू माइनस न्यू 0 ऐसे लिख दो। तो V0 बराबर आ गया h बटा E न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, अब यहां से देखो ये तो नियतांक है, ये पूरी टर्म क्या है, नियतांक है, ये टर्म नियतांक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत रहता है। ये हमारा क्या है, दहली आवृत्ति है, नियत। दहली आवृत्ति नियत, ठीक। तो अब ये अंतर्विभव, ये जो अंतर्विभव है किस पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है आवृत्ति पर, न्यू पर, समानुपाती है। अर्थात आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो अंतर्विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। यदि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसके अंतर्विभव में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीनों के तीनों जो पॉइंट बताए हैं आइंस्टाइन ने, वो प्रायोगिक साक्ष्य के एकदम समकक्ष है। क्या उन्होंने भी नियतांक उसको बताया था, अंतर्विभव को उन्होंने भी ये बताया था गति ऊर्जा आवृत्ति की समानुपाती होती है,
उन्होंने ये बताया था कि न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्लियर किया था। अब हम बात करेंगे तीव्रता का प्रभाव और कालपश्यता। आइंस्टाइन के अनुसार अधिक तीव्रता का अर्थ होता है अधिक मात्रा में फोटॉन्स धातु की सतह पर आपतित होना। यानी यदि अधिक तीव्रता के प्रकाश की बात कर रहे हो तो उस समय फोटॉन्स की संख्या अधिक है, जिससे क्या होगा, अधिक मात्रा में यदि फोटोन आपतित होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेंगे, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये पॉइंट उन्होंने इस प्रकार बताया था। अधिक तीव्रता का अर्थ आइंस्टाइन के अनुसार 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, नोट करते जाएंगे आप। आइंस्टाइन के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट 4th, आइंस्टाइन के अनुसार अधिक तीव्रता के प्रकाश से अभिप्राय है कि अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में फोटॉन धातु की सतह पर, अधिक संख्या में फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होते हैं, जिससे आपतित प्रकाश की तीव्रता में यदि वृद्धि होगी तो संख्या वृद्धि होगी, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि। जिससे यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित होंगे एवं प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होने का तीव्रता से क्या लिंक था, फोटोन ज्यादा आपतित हुए। अधिक तीव्रता का मतलब है ज्यादा संख्या में फोटॉन्स आपतित होना, जिससे ज्यादा फोटॉन्स आपतित होंगे तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्रिया करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। लास्ट पॉइंट इसका कालपश्यता। कालपश्यता ये क्या कहता है, कालपश्यता में आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है। आइंस्टाइन के अनुसार जब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तो फोटोन के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई कालपश्यता नहीं होती है। तो प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई कालपश्यता
नहीं होती है। ठीक है, अर्थात यदि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई कालावस्था नहीं होती। जैसे ही फोटोन धातु सतह पर आपतित होते हैं वैसे ठीक उसी समय पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तरंग सिद्धांत कह रहा था कि यदि कम तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां कुछ समय ले लेते हैं पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करने में, जिससे कि वो वहां से बाहर आ सके। तो ये सारे ही जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बताए थे आइंस्टाइन ने, तो ये सारे के सारे जो बिंदु थे उनके अनुसार ये सारे के सारे जो प्रायोगिक अध्ययन हमने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव उसके समकक्ष हैं। उपरोक्त सभी कथन प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्राप्त प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के समकक्ष हैं। अतः आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता पूर्वक व्याख्या की गई। इस प्रकार आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की। दोबारा सुन लें, आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तो फोटोन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्रिया का ही एक रूप है। ये इन दोनों के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं जिससे हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने क्या बताया कि जब दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश की धातु सतह पर आपतित होता है तो ये फोटॉन्स धातु सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करते हैं तथा यह इस क्रिया में फोटॉन्स की संपूर्ण ऊर्जा दो भागों में हो जाती है। एक तो उसके कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में और दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये एक समीकरण बना था वहां से E बराबर एच न्यू से, और एच न्यू दो भाग चली गई, एच न्यू बराबर के प्लस फाइव जीरो। तो वहां से हमें देखने को मिला कि यदि गति ऊर्जा ऋणात्मक कब होगी कि न्यू लेस देन न्यू जीरो हो जाए, यानी न्यू जीरो बड़ा हो, दहली आवृत्ति अधिक हो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से तो गति ऊर्जा ऋणात्मक मिली, और गति ऊर्जा कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अर्थात यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर आपतित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसी से जो आवृत्ति थी उसका गति ऊर्जा के साथ लिंक देखा गया। तो गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो प्रायोगिक परीक्षण किया था उसमें गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा जो थी वो किसके बराबर आ रही थी? EV0 के बराबर आ रही थी अधिकतम गति ऊर्जा EV0 वहां पे। तो गति ऊर्जा जो वहां पर है वो रुकनी कब चाहिए? वो अंतर विभव पर जाकर के। तो के जो था वो निर्भर कर रहा था किस पर? आवृत्ति पर निर्भर कर रहा था। हमने वहां से देखा तो के निर्भर कर रहा है किस पे? आवृत्ति पे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट हमने इस प्रकार से यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में क्या कहा गया अथवा उनका हाइपोथेसिस क्या था। आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने से पूर्व हम प्रकाश को तरंग रूप में मानते थे, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आकर के ये हमें ज्ञात हुआ कि प्रकाश की प्रकृति कणों के रूप में भी होती है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ये हमें पता चला यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरंग सदृश प्रकृति रखने वाला प्रकाश विशेष परिस्थितियों में कणी प्रकृति दर्शाता है, ठीक वैसे ही कणों को भी विशेष परिस्थितियों में जो गतिशील कण हैं उन सबको विशेष परिस्थितियों में तरंग सदृश प्रकृति दर्शानी चाहिए, ये कहा था डी ब्राउली ने। ओके, तो ये देखो
डी ब्रोगली की अवधारणा क्या थी? डी ब्रोगली ने बताया था कि जिस प्रकार कतिपय परिस्थितियों में तरंग सदृश प्रकृति रखने वाला प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक वैसे ही गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग सदृश प्रकृति दर्शानी चाहिए। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार कतिपय परिस्थितियों में तरंग सदृश प्रकृति वाला प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है, ये पहले कैसी प्रकृति थी? जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की थी तब हम प्रकाश को तरंग के रूप में मान के चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव तक पहुंचे तो हमें मैक्स प्लैंक का सिद्धांत हमने पढ़ा कि इसकी कणीय प्रकृति भी होती है। तो ठीक उन्होंने इसी पर बताया कि प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण को, ये गतिशील द्रव्य कण को तरंग प्रकृति दर्शानी चाहिए। यही था डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस या इनकी अवधारणा। एवं इन्होंने बताया कि जो सूत्र फोटोन की तरंग दैर्घ्य का था वह सूत्र यहाँ तरंगों, ये द्रव्य तरंग जो है, जो गतिशील द्रव्य कण है उनसे निर्मित हो रही है, उनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए भी लागू होना चाहिए। वैसे तो आप चाहे तो हम बना सकते थे, जैसे कि आइंस्टाइन का प्रकाश समीकरण ये था E बराबर, सॉरी आइंस्टाइन का एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc स्क्वायर, और एक वहां से मिलेगा फोटोन की ऊर्जा h न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। इनको यहां से रखें इन दोनों सूत्रों को, तो E बराबर आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ रखो पहले न्यू को, hc ओवर लैम्डा। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, यहाँ पे एक इसको डाल दो, इसको दो डाल दो। इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से वहां से मिलेगा आपको mc स्क्वायर बराबर हो गया hc और लैम्डा, c से c कट गया, एक घात कट गई, ये क्या मिल गया? mc बराबर h अपॉन लैम्डा। mc क्या है? मोमेंटम है यहाँ, जिसको p लिख सकते हो, h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो सकता है? यहां से देखो, यहां से लैम्डा मिल गया आपको h अपॉन p। ये द्रव्य कणों की, जो द्रव्य कणों से जो तरंगें उत्पन्न हो रही है उनकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र है, उसकी तरंग दैर्घ्य इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अब p को ज्ञात करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे गति ऊर्जा आप जानते हो क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ m का गुणा भाग कर दें तो k m इंटू के बराबर हो गया 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, और ये p स्क्वायर बन गया, तो p बराबर क्या आ गया? √2km हो गया। तो p को ऐसे रख सकते हो, तो लैम्डा क्या आ जाएगा फिर? h अपॉन √2km। ठीक है, तो यहीं तक आपके सिलेबस में है। अब आपको यहीं तक डी ब्रोगली की अवधारणा तक ही तैयार करना है। आपकी बुक में ज्यादा आगे तक दे रखा है, अब सिलेबस कट गया है, उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ही डी ब्रोगली की अवधारणा को स्पष्ट किया था, यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य 1.65 एंगस्ट्रॉम जो प्राप्त हुई थी, इसी के अनुसार वो उन्होंने ही सिद्ध की थी। यहां तक आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, किस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं अभी। समझ में आ गया? यहां से देखो, आइंस्टाइन ने जो बताया था वो बिल्कुल समकक्ष निकला किसके? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रायोगिक परीक्षा करने पर हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए थे वो उसके समकक्ष था, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार कतिपय परिस्थितियों में तरंग सदृश व्यवहार करने वाला प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में गतिशील कणों को क्या करना चाहिए? तरंग सदृश प्रकृति दर्शानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है यहाँ पे। मैं पूरा न्यूमेरिकल नोट नहीं करूंगा, आप बुक से देख लेंगे, वहां एग्जांपल है ये आपका 13.1, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा दे रखी है कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए। पहला आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति को न्यू से लिखेंगे, यहाँ न्यू पूछा है। दूसरा ऊर्जा पूछी है,
तीसरा पूछा है उसने ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे। थर्ड पूछा इसने संवेग P और दिया क्या है, H का मान दिया है 6.63 10⁻34, ठीक है। और C दिया है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहला क्या पूछा है, ये आवृत्ति, तो E=h न्यू से निकाल सकते हो। E भी पूछा है उसने, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एक रिलेशन है, हम जानते हैं न्यू इक्वल टू या V इक्वल टू लगा लो आप, अभी तो मैंने निकाल के बताया था, वैसे आपको एक क्लास में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, V इक्वल टू L लैम्डा। V यहाँ वेग है, यहाँ फोटोन मतलब प्रकाश C हो गया, N आवृत्ति है, तो यहाँ आवृत्ति है न्यू और ये लैम्डा, हमें न्यू चाहिए, तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया, C ओवर लैम्डा। C भी तुम्हारे पास है, लैम्डा भी तुम्हारे पास है, तो न्यू क्या मिल गया, C कितना है 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 होगा, ऊपर चली जाएंगी, ये 3 तो खत्म कर दो, 7 रह जाएंगी माइनस की, ऊपर ले जाना, 8 7 15 हो जाएंगे, तो न्यू बराबर आ गया 3/4 10⁻, ये 14 कर लो, 4 7 28 4 5 20 × 10⁻14 आवृत्ति आ गई इतनी हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा क्या पूछा उसने, E पूछा है, तो E क्या होता है, इक्वल होता है H न्यू मिल गया, H तुम्हारे पास है, तो E बराबर H कितना है 6.63, न्यू ये रहा 7.5, घाते एक साथ लिख दे रहा हूँ, -34 थी और माइनस के ये -34 × 10⁻14, एडजस्ट कर दो 6.63 गुणा 7.5 गुणा कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 10⁻20। ये इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये मिलेगा आपको किसमें, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालोगे, 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना है उसका भाग दे देना है आपको। आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो E बराबर होगा, जो भी आंसर आएगा 6.63 गुणा 7.5 गुणा 10⁻20 बट्टे 1.6 गुणा 10⁻19, ये आंसर किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब क्या पूछा है उसने, P पूछा है, P तो अभी देखा था हमने, लैम्डा का सूत्र देखा था ना, लैम्डा इक्वल टू H/P से, तो P इक्वल टू क्या होगा H/λ। H पता है आपको, लैम्डा आपको पता है, तो P इजी वे निकल आएगा। P इक्वल टू H कितना है 4000 गुणा 10⁻10, लैम्डा कितना है, सॉरी ऊपर रख दिया, गलत रख दिया, H ऊपर रखो, 6.63 गुणा 10⁻34 और लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम 10⁻10, एडजस्ट कर लेना, 6.63 हो गया। अब घात है माइनस की ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर कितनी रहेगी -20, नीचे कितनी है 4000, 3 और चला दो ऊपर चली जाएगी, नेगेटिव होंगी या करके, तो माइनस से कितना हो जाएगा ये 23, 4 से काट लो, 4 × 4 कितना बचा 2, 4 × 6 24, 2 23 रह गया, तो 4 × 5 20, तो 4 7 28, 4 5 20 गुणा 10⁻23 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोग्राम, MV होता है ना, किलोग्राम पर सेकेंड, ये आ गया मोमेंटम इसका। तो ये सारे हो गए इसके, यही पूछा था इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला आंसर आया था 7.5 आवृत्ति, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा इनका वही है, आप इसको निकाल लेना, मैंने बीच में छोड़ दिया है, कैलकुलेशन करके आप निकाल लेंगे, इसी प्रोसेस से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल है ये, 100 वाट, मतलब क्या ये शक्ति है, P बराबर 100 वाट।
100 वाट पर प्रचालित प्रकाश का एक वर्णी प्रकाश 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित। 1 सेकंड में कितने फोटोन हैं? 4×10⁻20 फोटोन उत्सर्जित करता है। प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है उसने? आवृत्ति पूछी है और h दिया हुआ है, वही होगा 6.63 10⁻34 प्लांट नियतांक है ये, और c दिया हुआ है आपको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसने क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, न्यू पूछा है उसने। कैसे याद करेंगे? देखो ये शक्ति है, तो ये शक्ति मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में किए गए कार्य की दर को हम क्या कहते हैं? कार्य की दर शक्ति कहलाती है। तो ये ऊर्जा है, इसको हम लिख सकते हैं यहां से, इसको ध्यान रखना, P बराबर N इंटू E। N है आपतित फोटॉन्स की संख्या, फोटॉन्स कितने आपतित हुए हैं? ये रे। E क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा है, जिसे हम लिख सकते हैं h न्यू। तो P दिया हुआ है, h रख जाएगा, न्यू रखोगे तो न्यू आपको प्राप्त हो जाएगा वहां से। तो इस तरीके से हम यहां से देखो, इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे E की वैल्यू निकाल ली, यहां से इन्होंने E बराबर निकाला है P कितना दिया है? 100, और N कितने थे हमारे पास? N है 4×10⁻20, 4×5 8 और 4×5 20, तो ये हो गया 25×10⁻20 जूल। ये ऊर्जा आ गई, और ऊर्जा एक सूत्र आपके पास ये है इक्वल टू h न्यू कर दो, h न्यू, तो यहां से न्यू मिल जाएगा आपको। इन्होंने लैम्डा निकाला है, गन मेथड में पूछा है, आवृत्ति पूछी उसने, तो आप आवृत्ति निकालेंगे, यहीं से आवृत्ति आपको मिल जाएगी, और वो क्या होगी? न्यू इक्वल टू E बटा H। E का मान आ गया तुम्हारे पास 25×10⁻20 बटे H कितना है? 6.63×10⁻24। बाहर कर लेंगे, आपको आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कह रहा है किसी धातु के लिए कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको और देख लो, ये कार्यफलन का आगे अलग क्वेश्चन है। ये तो सीधे फोटॉन पर आधारित थे, फोटॉन का सूत्र लगाओ, सीधा सीधा निकल के आ जाते हैं। ये कार्यफलन का क्या कह रहा है? किसी धातु के लिए कार्यफलन, कार्यफलन किससे लिखा था? 5 से। इन्होंने बताया कार्यफलन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु के लिए वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो जो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके। हमें निकालना है क्या? तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ये कार्यफलन है, और कार्यफलन क्या होती है? कार्यफलन होता है न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, तो न्यूनतम ऊर्जा मतलब h न्यू होती है, तो हमें न्यू मिलेगा पहले, और न्यू से हम क्या निकाल लेंगे? तरंगदैर्घ्य निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से 5 क्या लिख सकते हैं? h न्यू 0, जिससे दहली आवृत्ति मिल जाएगी आपको। तो 502.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कर लेना, 1/6×10⁻−19 से जूल हो गया। अब h का मान 6.63×10⁻−34, और ये मिल जाएगी न्यू 0। दहली आवृत्ति क्या हो जाएगी? 2.2 × 1/6×10⁻19 बटे 6.63×10⁻34। ठीक है, ये आवृत्ति मिल गई। और आवृत्ति में प्रकाश की चाल में रेडिएशन आपको पता है क्या होता है? C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब न्यू यहाँ कौन से रखोगे? तो लैम्डा क्या मिलेगा? लैम्डा मिलेगा C/µ0। C क्या है यहाँ? प्रकाश की चाल। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। आप कार्यफलन अगर निकालना चाहते हो, कार्यफलन से रिलेटेड है, तो कार्यफलन का सूत्र लिख दीजिए। अगर कहीं पे गति ऊर्जा पूछी हुई है तो आइंस्टाइन का समीकरण ध्यान रखना, उस समीकरण से आप गति ऊर्जा निकाल सकते हो।
यदि गति ऊर्जा सीधा सीधा पूछा है तो आप EV0 लगा सकते हो, यानी अंतर वो आपको ज्ञात हो वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश का गुणा कर देंगे तो गति ऊर्जा मिल जाएगी उससे होने वाले इलेक्ट्रॉन की। अगर आइंस्टाइन रिलेशन देख लेना, पैरामीटर्स क्या दे रखे, तो 2-3 फॉर्मूलाज ही है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, इसमें आप कर लेंगे आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने आज क्या क्या लर्न किया, हमने थोड़ा सा पहले रिवाइज किया। पहले हमने प्रैक्टिकल थ्योरी को समझा, इसकी जो प्राय व्याख्या की थी आइंस्टाइन, उसने प्राय व्याख्या जो की गई थी उससे क्या निष्कर्ष हमें मिले थे वो लर्न किया। उसके बाद हमने मैक्स प्लैंक के बारे में थोड़ा सा फोकस किया, फिर आइंस्टाइन के बारे में सीखा, डीप ब्राउनी के बारे में सीखा, और देन हमने ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।